मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ब्रेक लेट हुआ था क्या आज? तो मैं जल्दी आ गया क्या? बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। पीछे तक आवाज तो आ रही है ना? चलिए तो बताइए, कैसे आप लोग? कब से चल रहे हैं आप? 8 अप्रैल और मई, मतलब 2 महीने हो गए आपको ना? 2-2.5 महीने हो गए। चलिए देखो, सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द शिक्षक बने और शिक्षा विभाग में अपने काम को बखूबी निभाते हुए इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाएं। और सबने पात्रता तो पास कर ही ली है, इसका मतलब है किसके नहीं हुई? कोई बात नहीं, अगली हो जाएगी। अच्छा, पात्रता पास कर लिए, इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि आप एवरेज आईक्यू से तो अबव है। मतलब है कि पात्रता पास करने का मतलब है, केंद्र सरकार ये मानती है, एनसीटी ये मानती है कि यदि जो रीट की पात्रता परीक्षा पास कर लेता है, ग्रेड 3 के लिए जो एलिजिबल हो जाता है, उसकी एवरेज जो आईक्यू है वो 110 से तो ऊपर हो जाती है। इसका मतलब बातें तो समझ में आ जाएगी। हाँ, मतलब है, देखो दो एक बात का ध्यान रखना है। एक तो यहाँ बोलने का पूरा अधिकार मेरे पास है, आपके पास केवल सुनने का अधिकार है, और उनमें तड़का नहीं लगाना है आपको। मैं कोई बात बोलूं तो आपको ऐसा नहीं कि भाई एक तड़का तो मैं ही लगा दूं, समझ रहे हो ना? शांतिपूर्वक पढ़ना है, लंबा समय अपने को एक साथ गुजारना है। लंबा समय समझते हैं? कितना लंबा समय? लगभग 130 घंटे। कितने घंटे? 130 घंटे। तो हम लोग दोनों एक दूसरे को जब तक कोऑपरेट करके नहीं चलेंगे ना, जब तक 130 घंटे निकलने मुश्किल होते हैं। और हाँ, निकल भी जाएंगे लेकिन मुझे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पर आने वाला है? आप पर आने वाला है। और वैसे ही अभी वर्तमान की जो खबरें सुन रहे हैं ना, उनको देखकर ऐसा लग रहा है मुझे, मैं कई बार जब ऐसी खबरें सुनता हूँ ना, तो एक बार उस खबर को देखता हूँ, फिर आपका चेहरा नज़र आता है, फिर मुझे रोज सा आता है, रोना सा आता है। पिछले 5-6 दिन पहले जो खबर आई, उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यार क्या होगा इनके साथ। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती हमारे 50,000 की आए हैं, भर्ती हमारे 60,000 की आए हैं, 70,000 की आए हैं, और मुझे तो डर कहीं इस बात का लग रहा है कि भर्ती ऐसा नहीं हो कि भर्ती आए ही नहीं। 50,000 60,000 तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भर्ती आए ही नहीं? हालांकि मेरा प्रारंभ में ये बताना ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पीपीपी मोड शुरू हुआ है राजस्थान में। पीपीपी मोड नाम सुना है क्या आपने? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब ये कि शिक्षा को निजी हाथों में देना, निजीकरण करना। निजीकरण एक दुनिया की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। निजीकरण एक राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि निजीकरण बेकार है, निजीकरण अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन निजीकरण वहाँ संभव है जहाँ रोटी कपड़ा और मकान की समस्या दूर हो गई हो। जहाँ भयंकर भुखमरी पड़ी हो ना, वहाँ निजीकरण संभव नहीं होता है। दोनों के फायदे होते हैं, समाजवाद के अपने अलग फायदे हैं, निजीकरण के अपने अलग फायदे हैं। राज्य ने इस बार निजीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली बार उसको अपनाया जा रहा है इसी सेशन से, सीकर जिले से। पायलट प्रोजेक्ट होता है कि कोई भी योजना होती है ना, उस योजना को एक साथ पूरे राज्य या देश पर लागू नहीं किया जाता है। क्या पता वो योजना असफल हो जाए, इसलिए उस योजना को कुछ क्षेत्र पर लागू करके कुछ समय तक चलाकर देखा जाता है कि वो सफल हो
नहीं हो। यदि वो सफल होती है तो उसको फिर आगे विस्तृत कर दिया जाता है। जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी योजना शुरू हो रही है ना, वो सीकर जिले से एक क्लस्टर के रूप में शुरू हो गई है। हमने निजीकरण करना शुरू कर दिया है स्कूलों का, लेकिन वो एक क्लस्टर 300 स्कूलों का है। क्लस्टर मतलब एक संकुल, एक समूह बनाया गया 300 स्कूल का। अब 300 स्कूल संचालित करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। प्राइवेट ठेकेदार निविदा में आवेदन करेगा तो जैसे मान लो उन 300 स्कूल को संचालित करने का सरकार का खर्चा आ रहा है 3000 करोड़। कितना आ रहा है? 3000 करोड़। प्राइवेट ठेकेदार ने कहा मैं 2500 करोड़ में उन 300 स्कूल को चला दूंगा। दूसरे ने कहा मैं 2000 करोड़ में चला दूंगा। तीसरे ने कहा 1500 में चला दूंगा। आते आते आ गई 500 करोड़ तक। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरकारी 300 स्कूल चला पाती है, वहीं प्राइवेट ठेकेदार उनको केवल 500 करोड़ रुपए में चला देता है। बताओ सरकार को 2500 करोड़ का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उस प्राइवेट ठेकेदार ने कहा मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं रखूंगा। क्योंकि स्कूल में खर्चा किसका होता है? बोले एक गवर्नमेंट टीचर के बदले में 10 प्राइवेट टीचर लेकर आऊंगा, तो पूरी स्कूल में मुझे 2 गवर्नमेंट टीचर के बराबर बदले में पूरे 20 टीचर मुझे मिल जाएंगे। आपके नॉर्म्स के अनुसार मैं चला लूंगा, लेकिन गवर्नमेंट टीचर नहीं रखूंगा। इसके लिए निविदा आमंत्रित हो गई है। थोड़े दिनों में वो किसी न किसी के ठेगा पद्धति होती है ना, वैसे ठेगा छूटने वाला है। और वो 300 स्कूल पहले तौर पर इस सेशन में परीक्षण के तौर पर निजी स्कूलों में, निजी हाथों में जानी है। अब वहां जो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं ना, उनको वहां से निकाला जाएगा, दूसरी जगह जहां पोस्टें खाली है वहां भेज दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये ठेकेदार को 10 साल के लिए दी जा रही है। यदि अच्छा काम रहा तो 15 साल कर जाएगी। 15 साल बाद में दोबारा उसके ठेगा निविदा आमंत्रित हो जाएगी। यदि ये 1-2 साल में सफल हो गया मामला, तो फिर हम राज्य में ऐसे क्लस्टर बनाएंगे 300 स्कूल के, और लगभग हो सकता है अगले साल हम 10, 15, 20 क्लस्टर को एक साथ दे दें। उससे अगले साल हम लोग 20-30 क्लस्टर को एक साथ और प्राइवेट हाथों में दे दें। ऐसी खबरें सुनते हैं तो ऐसा लगता है हाँ शिक्षक इससे खुश नहीं है, शिक्षक इससे कतई खुश नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को भी तो नुकसान हो रहा है इससे। अच्छा, शिक्षक को वो रखेगा नहीं, वो तो केवल मॉनिटरिंग वगैरह में या दूसरे स्कूलों में काम आएंगे। शिक्षक आंदोलन भी कर रहे हैं, इसके खिलाफ चल भी रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकी भी दी है, लेकिन ये समय की मांग है। देखो फायदे भी है और नुकसान भी है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन इसके फायदे भी है तो इसके क्या है, नुकसान भी है। और ये समय की मांग है कि समय के अनुसार ऐसा होना चाहिए। ये समय की चुनौतियाँ हैं। अब देखो आगे भविष्य डिपेंड करेगा ये आपके नसीब पर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसी स्थितियाँ बनी रही ना, तो हम या तो भर्ती 2000-5000 की देख सकते हैं जीवन में, इससे ज़्यादा बड़ी भर्ती नहीं आनी है, क्योंकि मास्टर तो पहले ही एक्स्ट्रा हो गए। वैसे ही सरप्लस ग्रेड 3 में तो आपको पता है वर्तमान में भी पोस्ट खाली 7-8 हज़ार है, इससे ज़्यादा पोस्ट खाली ही नहीं है। और दूसरा एक निदेशालय का आदेश आया कि जिन स्कूलों में 10 से कम नामांकन है उनको मर्ज कर दिया जाएगा 1 जुलाई से पहले। तो लगभग ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल चपेट में आ जाएंगे। वैसे भी कम हो जाएगी, सरप्लस हो जाएंगे, या तो वैकेंसी छोटी मिले या हो सकता है वैकेंसियाँ देखने कोई नहीं मिले, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। इसलिए जो अवसर मिला है ना उसको भुना लेना, उसके बाद कुछ नहीं मिलना है। हालांकि मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम तो यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो ताकि अगली बार और आए, हमारा धंधा चलता रहे। ये सच्चाई है, कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है। हम तो यही चाहते हैं ना कि आप फेल होते जाएं, अगली बार और एडमिशन लें, हम आपको अगली बार और पढ़ाएं। इसलिए अपने जो, मैं केवल मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी टीचर्स के लिए कह रहा हूँ कि जितना अवसर मिला है ना उसको फायदे, उसको भुना लेना, अवसर ले लेना। आपकी बार जो 10-12 हज़ार की जो भी आपकी वैकेंसी आ रही है, हो सकता है अगली बार वैकेंसी में देरी हो जाए या उससे भी कम आ जाए। नसीब अच्छे हुए तो हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन उसको अवसर को काम में ले लेना। अब पहली बार में इतना ज्ञान देना ठीक नहीं है, अभी शुरू हुआ है ना, तो आप कहोगे कि ज़्यादा ज्ञान हो गया। अच्छा, मैं आपको स्कूल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। आपके उसमें टाइम टेबल में ये है ना, एजुकेशनल सिनेरियो, स्कूल मैनेजमेंट, और उसके बाद में समय रहा तो साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट की मैं क्लासें लिया करता हूँ। शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत नाम वाम भी सुना, या कोई पढ़े हुए क्या मेरे से, कुछ 2-4-5 लोग हैं जिन्होंने स्कूल मैनेजमेंट पढ़ा है, पिछली वैकेंसी में पढ़ा है। हाँ, अब की बार तो अब वैकेंसी हुई नहीं, एक ही वैकेंसी, ग्रेड 3 में ये स्कूल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पिछली वैकेंसी में ही जोड़ा गया है। इससे पहले ग्रेड 1 में आता था। तो मैं
पिछली वैकेंसी में मेरा ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इधर अनुभव नहीं, हालांकि पढ़ाने का लंबा अनुभव है, 2012 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उत्कर्ष में मुझे पढ़ाते हुए लगभग 3.5 साल हुए हैं। और पिछली वैकेंसी में जितना भी स्कूल मैनेजमेंट के बैच थे आपके जयपुर और जोधपुर दोनों जगह, वो दोनों जगह स्कूल मैनेजमेंट के बैच मैंने लिए, समय मिल नहीं पाया इसलिए साइकोलॉजी की क्लासें हो नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे बैच हो गए थे। इसके अलावा अपना एक इलाहाबाद में सेंटर चलता है प्रयागराज, वहाँ स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के जितने सुपर टेट यूपी टेट के बैच होते हैं वो सारे मैं ही देखता हूँ। इसके अलावा अब की बार यहाँ जोधपुर में स्कूल मैनेजमेंट के साथ ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड को साइकोलॉजी का काम भी साथ साथ में देखा जा रहा है। ग्रेड थर्ड के आपके जितने भी जो बैच हुए हैं उनमें साइकोलॉजी अभी तक आपका कितने नंबर का है? B8 का। इसके बाद में 2 और बन गए, उनमें मैंने शुरू कर दी है। अभी तक के सेशन की बात की है। फिर ग्रेड फर्स्ट के जितने भी बैच होते हैं उन सारे में, और ग्रेड सेकंड में भी जिन जिन में ज़रूरत रह जाती है, तो एक व्यक्ति से हो नहीं पाता है, तो उन बैचों को देखता हूँ। अच्छा, मेरा इस प्रकार का कोई स्वभाव नहीं है कि मैं आपको डांटूंगा, फटकारूंगा, आपको कुछ कहूँगा, नहीं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना होगा। आप प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे तो ठीक रहेंगे, प्रेम पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो आपको और आपके पड़ोसियों को नुकसान होने वाला है। मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, अपना समय चलने वाला है। इसलिए आप शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक, मैं आपके साथ वही व्यवहार करूंगा। मैं आपको शिक्षक नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको एक बेरोजगार नहीं देख रहा हूँ, आपको किसी को मैं डीओ देख रहा हूँ, किसी में मुझे डीडी नजर आ रहा है, किसी में मुझे जेडी नजर आ रहा है। शिक्षा के अधिकारी होते हैं ये बड़े बड़े, तो मुझे लग रहा है कि आप भविष्य के वो लोग हैं, तो हमारे संबंध यहाँ से अच्छे रह जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहीं से फिर खराब हो गए, मैं आपकी बेइज्जती करूँगा, क्लास में खड़ा करूँगा और बोले क्यों कर रहा है ऐसे, क्या हो गया, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया क्या, तुझे संस्कार नहीं है क्या, तो उचित नहीं लगेगा ना। ऐसा मेरा स्वभाव रहा नहीं। हालांकि लंबा अनुभव है, लंबा एक्सपीरियंस है, कई सारे विभागों में मैंने काम भी किया है, और जो विभाग जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं उस विभाग में भी लंबे समय तक मैंने काम किया है। वो पट्टा वाला विभाग होना है ना, जो रिमांड रूम में लेके कपड़े खोल के उल्टा लिटा के फिर वो पट्टे मारते हैं, उस विभाग में लंबे समय तक काम किया है। तो आप तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, वहाँ तो अलग दुनिया होती है। खैर, इतना अपने बातों से मतलब नहीं है, अपने बातों से मतलब है कि एजुकेशन पर आइए, अपने सीधा शिक्षा पर आइए और अपनी क्लास पर आइए। अपनी जो क्लास है उस क्लास में हम लोग स्कूल मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? स्कूल मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो स्कूल मैनेजमेंट जो अपना होगा ना, ये लगभग आपके 40 घंटे का होने वाला है। कितने घंटे का? 40 से 45 घंटे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये स्कूल मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं विद्यालय प्रबंधन, और विद्यालय प्रबंधन में आज हम लोग जिस क्लास को अपनाएंगे वो है पाठ्यक्रम परिचर्चा। ये पाठ्यक्रम परिचर्चा लंबी नहीं होती, अपने 5-7 मिनट की होती है। बाद में हम पढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि ये काम बोर्ड का है, अधीनस्थ बोर्ड का है, अपना काम नहीं। अपना पाठ्यक्रम बिल्कुल शॉर्ट सा दे रखा है, छोटा सा पाठ्यक्रम दे रखा है, लंबा पाठ्यक्रम नहीं है। देखो, स्कूल मैनेजमेंट की यदि मैं बात करूं तो आपके पहली बात तो आपको ये बता देना जरूरी है कि आपके कितने सवाल आएंगे, कितने सवाल आएंगे। और इसका जवाब मेरे पास ये होगा कि इस बात का पता किसी को नहीं कितने सवाल आएंगे, क्योंकि ये तय नहीं किया गया है। पिछली बार की मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि बताऊं ना, तो आपके एक सिलेबस में एक पार्ट दे रखा है जिसमें कुल 4 पार्ट बनाए गए हैं। कितने पार्ट बनाए गए? 4 पार्ट बनाए गए। एक पार्ट है जिसमें राजस्थान का जीके दे रखा है, देखना कहीं आपके सिलेबस में मिलता हो तो। एक पार्ट है जिसमें एजुकेशनल सिनेरियो दे रखा है, शैक्षिक परिदृश्य। एक पार्ट है जिसमें आपके शिक्षा का अधिकार दे रखा है, आरटी। और एक पार्ट में आपके दे रखा है करंट जीके। क्या दे रखा है? यहाँ से यदि मैं लेवल 1 की बात करूँ तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली है कितनी? 40। और प्रत्येक क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, तो बराबर वेटेज रहता है। हालांकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने? 40। अब इसका इतना सा डिवाइडेशन है कि इन 4 पार्ट के 40 सवाल आएंगे। आगे का काम एक्सपर्ट का है, अधीनस्थ बोर्ड का है। अधीनस्थ बोर्ड यदि हम उम्मीद करें तो शायद प्रत्येक पार्ट के 10-10 सवाल आ सकते हैं। प्रत्येक पार्ट के कितने आएंगे? 10-10 सवाल। लेकिन पिछली बार हम इसी उम्मीद से पढ़ गए थे,
क्योंकि पिछली बार जब ग्रेड 3 में पहली बार जोड़ा गया था ना एजुकेशनल मैनेजमेंट, तब किसी को कोई पता नहीं था कि क्या पढ़ाना है, कितने सवाल आएंगे। तब हमने अंधेरे में तीर चलाए थे और इस हिसाब से पढ़े कि जैसे 20 सवाल आएंगे। एग्जामिनर ने सवाल दिए ही नहीं, और एग्जामिनर ने इन दोनों पार्ट के मिलाकर सवाल दिए 8। कितने सवाल दिए? इसका मतलब बाकी वाले सवाल उधर से दे दिए। यदि यही बात मैं लेवल 2 में करूं तो लेवल 2 में यही क्वेश्चन है 25। इसका मतलब इन दोनों के मिलाकर लगभग 12-13 सवाल दिए जाने चाहिए, लेकिन उसने 12-13 सवाल नहीं दिए। इनके लिए भी सवाल कितने दिए? 8। लेवल 2 और लेवल 1 के प्रत्येक पेपर में एजुकेशनल सिनेरियो से और आरटी से, दोनों से मिलाकर कितने कितने सवाल दिए गए? 8 सवाल। अब की बार 8 से कम भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है और 8 से ज़्यादा भी दे सकता है। वो एक्सपर्ट पर डिपेंड करेगा क्या होगा। हालांकि बोर्ड किसी के बाप की भी मानता नहीं है। आरपीएससी तो फिर भी थोड़ी बहुत बात सुन लेता है। आरपीएससी पिछले दिनों जब सवाल कम आए तो मैंने बोर्ड को एक लेटर लिखा। लिखने में तो क्या जाता है? लिखने में क्या ही जाता होगा। मैंने कहा जब आपने सिलेबस में देना ही नहीं था तो बच्चों को क्यों फालतू में आपने बेरोजगारों से फीस सेंटवाई, बेरोजगार से दिमाग खराब किया, कौन अर्जाना देगा इसका? आपको जब सवाल 20 देने थे या नियमानुसार, या तो ये बांट के देते आप लोग। तो बोर्ड ने वापस जवाब तो दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ये कार्य हमारे एक्सपर्ट्स का है, इसलिए आपको बीच में टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है बोर्ड मानता नहीं है, मानेगा किसी की भी नहीं, आप कुछ भी कहेंगे तो भी। इसलिए एजुकेशनल मैनेजमेंट और आरटी जो दोनों है ना, इन दोनों से 8 सवाल आते हैं। कितने आते हैं? 8 सवाल। ध्यान रहे, तो हम लोग 8 सवाल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और न कम से हम लोग 20 के हिसाब से भी पढ़ लेंगे। भाई 20 भी सवाल आए ना तो भी नहीं है। आगे क्या होगा इस बात की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अभी तक पिछली बार जितने भी आपके ग्रेड 3 के पेपर हुए, अभी तक पिछली 2 वैकेंसियों में जितने भी ग्रेड 1 के स्कूल मैनेजमेंट के, वहाँ 10 और 15 सवाल आते हैं। संस्कृत विभाग में 15 आते हैं। आज तक एक भी सवाल क्लासरूम से बाहर नहीं गया है। आगे का मैं दावा नहीं करता हूँ, कल को आगे आप आंदोलन कर दोगे यहाँ कि नहीं नहीं क्लास से बाहर कैसे आया। वो आपके नसीब पे डिपेंड करेगा कि सवाल आए कि नहीं आए। क्लासरूम से आज तक एक भी सवाल बाहर नहीं। रजिस्टर में से सारे सवाल आए ये आवश्यक नहीं है। रजिस्टर से सारे आए तो कोई भी फोटोकॉपी करवा के घर मंगवा ले, पढ़ ले आराम से। क्लासरूम में जागता रहना पड़ता है, जीवता रहना पड़ता है। ध्यान रहे, इतना दावा कर सकता हूं कि यदि राजस्थान में और किसी के भी रजिस्टर से सवाल आया या किसी के भी क्लासरूम से सवाल आया, उससे कम अपने वाले नहीं आएंगे। चाहे एक ज्यादा ही आए, एक ज्यादा ही आएगा, कम नहीं होंगे। और यदि किसी के में से एक भी नहीं आया ना, तो अपने में से भी एक भी नहीं आई तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि पेपर बनाने वाला जब 10 सब्जेक्ट बनाता है तो उनमें एक आध सब्जेक्ट को बहुत टफ टिकाता है। अब वो किसके नसीब में आता है वो उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जहां पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, चीजें जो पढ़ेंगे वो समझ लेंगे हम लोग, बस इतनी जिम्मेदारी है अपने। तो ये 8 सवाल के हिसाब से पढ़ेंगे। अब इन दोनों में सिलेबस क्या दे रखा है? इन दोनों में सिलेबस क्या दे रखा है? इसमें सिलेबस के तौर पर 4 बिंदु दे रखे हैं। एक का नाम है शिक्षण अधिगम नवाचार। क्या नाम है? शिक्षण अधिगम नवाचार। दूसरे का नाम है, बताओ देंगे, प्रबंधन एवं समितियां। क्या नाम है? प्रबंधन एवं समितियां। तीसरे का नाम है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। चौथे का नाम है, जो केवल आप ही के नसीब में है, NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फिर ये जो RT का पार्ट है ना, इसमें 3 पार्ट बांट रखे हैं उसने एक दे रखा है RT एक्ट 2009, RT एक्ट 2009। दूसरा वाला जो है उसको दे रखा है राजस्थान RT नियमावली 2011, नियमावली 2011। तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें दे रखा है निशुल्क प्रवेश। क्या दे रखा है? निशुल्क प्रवेश। ये दे दी। ये केवल 7 टॉपिक अपने सिलेबस में है। इतना सा टॉपिक है, 40 घंटे का छोटा सा समय लगेगा। हम लोग आराम से हंसते खेलते इन टॉपिक्स को कवर कर जाएंगे। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण अधिगम नवाचार क्या होता है? शिक्षण यानी होता है टीचिंग, और अधिगम यानी होता है लर्निंग, मतलब सिखाने में
और बच्चों के सीखने में यदि आपने कोई नया तरीका काम में लिया है, हटकर, परंपरा से हटकर कोई तरीका काम लिया, नवाचार मतलब क्या होता है? नव धन आचार, आचार केरी का गुंदे का नहीं, आचार यानी होता है व्यवहार, और नव यानी कोई नया व्यवहार। यदि आपने पढ़ाने और बच्चों ने सीखने का कोई भी ऐसा नया तरीका काम में लिया, हटकर पढ़ाया है, वो नवाचार कहलाएगा। तो हम लोग खूब सारे नवाचारों की चर्चा करने वाले हैं। जिस दिन तक क्लास होगी उस दिन तक एजुकेशन में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं वहां तक की चर्चा आपके साथ कर ली जाएगी। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन, स्कूल का मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट के कार्य क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, ये सारी बातें करनी है। मैनेजमेंट करने के लिए स्कूल में कौन कौन सी कमेटीज काम करती है, जैसे SMC, SDMC। फिर इस टॉपिक का पूरा नाम है राजस्थान राज्य में चलने वाली, राजस्थान की या केंद्र की या दोनों की मिलकर कोई भी ऐसी योजना जो विद्यार्थी का कल्याण करती हो। अब विद्यार्थी का कल्याण वो पैसे देकर कर सकती है, किताबें बांट कर सकती है, कपड़े बांट कर किया जा सकते हैं, साइकिल देकर किया जा सकता है, कोई पुरस्कार देकर किया जा सकता है, खाना खिला के किया जा सकता है, दूध पिला के किया जा सकता है। कल्याण कैसे ही हो सकता है? तो इसका मतलब सारी योजनाएं जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, और साथ में पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार राज्य में एजुकेशन में चल रहे होते हैं। फिर एक है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमने 29 जुलाई 2020 को एक राजस्थान में 34 वर्षों बाद हम लोग एक नीति लेकर आए हैं, जो राज्य भारत की, राजस्थान में नहीं भारत की, जो भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। उस शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि आपका जो अगला जीवन है, स्कूली जीवन, वो पूरा इस नीति के सहारे गुजरना है। 2040-50 तक ये नीति काम करनी है। इसका मतलब आपको इस नीति के अनुसार चलना है। तो इसमें क्या प्रावधान आए, उन सारे प्रावधान पर हम लोग चर्चा करेंगे। RT एक्ट आपने खूब पढ़ रखा है, फिर भी हम लोग इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि RT एक्ट 2009 में जो पूरी की पूरी धाराएं हैं वो कौन कौन सी है। फिर राजस्थान RT नियमावली आपके अलग से सिलेबस में दे रखा है, जो आपने नहीं पढ़ा होगा। इसकी जो 29 नियम है पूरे, वो सारे के सारे नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इन्हीं RT में से एक धारा है, RT अधिनियम की धारा संख्या 12, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों में हम लोग कुछ बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देते हैं। वो जो निःशुल्क प्रवेश कैसे दिया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से अपना सिलेबस चलेगा। एक और बता देता हूँ, थोड़ा सा देखो, हर व्यक्ति अपना अपना तरीका ढूंढता है पढ़ाने का, कि भाई कैसे आपको बच्चों को तो ज़्यादा ठीक ढंग से समझ में आ जाए। मेरा तरीका ये है कि इन सब में बीच में, जैसे कोई नवाचार है, जैसे कोई प्रबंधन की बात है, जैसे कोई योजना की बात है, पुरस्कार की बात है, किसी की भी बात आएगी ना, तो मैं बीच बीच में आपके सामने कुछ संस्थाओं के नाम लेऊंगा कि ये कार्य NCERT का है, ये कार्य RSCERT का है, ये कार्य निदेशालय का है। तो आप उस जगह ये लगेगा कि यार ये NCERT क्या है, ये SCERT क्या है, ये निदेशालय क्या है। आपको लग सकता है कि यार संस्था तो होनी चाहिए, पता तो होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इन सब में जितनी भी संस्थाएं काम आती है ना, उन सारी संस्थाओं की पहले एक टेबल बनवा देता हूँ। टेबल बनवा के उसके बाद में उस पर थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब एक तो उसका नाम, एक उसकी स्थापना, एक उसका एक मुख्य काम, फिर कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ कि यह संस्था वास्तव में किस प्रकार की है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं नवाचार में नाम लेऊंगा कि ये काम RSCERT का है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि RSCERT कौन सी संस्था है। इसके लिए हमें 4-5 घंटे, 6-7 घंटे देने पड़ेंगे उन संस्थाओं के लिए, क्योंकि हमें पूरे भारत की और पूरे राजस्थान की मुख्य मुख्य जो शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं ना, उनको जानना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, बहुत लेंथी नहीं होगा। ज़्यादा कोई चीज़ें लिखेंगे नहीं हम, 1 घंटे में 1 पेज लिखना है। तो 40 घंटे 45 घंटे होंगे तो 40-45 पेज लिखने हैं आपको, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है ही नहीं इतनी सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरा एक ध्यान रख लीजिए, जब हम लोग संस्थाएं तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में अगले ने दे दिया एजुकेशनल सिनेरियो। क्या दे दिया? एजुकेशनल सिनेरियो, मतलब शैक्षिक परिदृश्य। तो हमें पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि वो परिदृश्य क्या है। भाई राजस्थान में शिक्षा का ढांचा क्या है, वो जानना जरूरी है। और पिछली बार मैंने इसी तरीके से पढ़ाया, जो मेरे दिमाग में आया उस तरीके से मैं पढ़ाता गया। मैंने खुद नहीं अपनी एक चीज़ें डिसाइड की कि भाई इन बालकों को इतना सा पढ़ाया जा सकता है, और जहाँ जहाँ मैं सोच रहा था वहीं एग्जामिनर ने सोचना शुरू कर दिया। हालांकि आगे सोचता है वो हमसे, लेकिन उसने एक एक सवाल तो हर पेपर में परिदृश्य से दिया, 2-2 सवाल हर जगह उसने संस्थाओं से दिए, और उसके बाद बाकी वाली चीज़ों से सवाल दिए। इसका मतलब ये था कि हमें सारी चीज़ें पढ़नी थोड़ी सी
आवश्यक है। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे उस तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का परिदृश्य। क्या पढ़ेंगे? परिदृश्य। तो आप हेडिंग लगाइए। रजिस्टर का नाम तो लिख ही लिया, स्कूल मैनेजमेंट। अपनी हेडिंग होगी राजस्थान में पाठ्यक्रम का क्या ही लिखना है, आपको मिला हुआ है ना पाठ्यक्रम, सिलेबस नहीं लिखना है अपने। तो 7 टॉपिक है, दिमाग में आ जाएंगे, पाठ्यक्रम भूलेंगे ही नहीं हम कभी जब तक ये पूरा पढ़ेंगे। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। जैसे जैसे स्टूडेंट तैयारी करता जाता है वैसे वैसे उसको वो सिलेबस याद होता जाता है। टॉपिक याद होगा तो सिलेबस याद होगा। ऑनलाइन वालों, तुम्हारे लिए वही सारे निर्देश है जो ऑफलाइन वालों के लिए है। तुम्हारे लिए अलग से कुछ भी नहीं है। जो ऑफलाइन वालों के लिए निर्देश होंगे वही ऑनलाइन वालों के लिए होंगे। हाँ, लो सर कॉपी कितने पेज की बनानी है? 850 पेज की बना ले बेटा। मैं क्या बता रहा हूं अभी? 50 पेज की बनानी है। रजिस्टर कितने पेज का बनाए हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सच सच बताओ, कोविड में कितने लोग स्कूल में पढ़ रहे थे? कोविड-19 के दौरान। तब मुझे बतानी पड़ेगी कॉपी कितने पेज की बनानी है। हैं? एग्जाम हुआ था 2020 में। 12वीं वालों का तो हो ही गया, 10वीं वालों का भी हो गया था। जो 10वीं में थे उनका फिर 11वीं में वो मामला अंदाज ही रह गया था ना। कोई बात नहीं, बता दूंगा बेटा मैं ना। और ये भी बताऊंगा पेज में ऊपर से लिखना शुरू करना है, नीचे से नहीं करना है। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य देख। अपने आप को एक और बता दूं, थोड़ी मैच्योरिटी प्रदर्शित करनी है। चाहे मैच्योर है नहीं लेकिन प्रदर्शित करना है। मैच्योरिटी का मतलब समझते हैं? परिपक्वता। क्योंकि शिक्षा विभाग जो है ना उसको शिक्षक चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। शिक्षा विभाग आपको क्या बना के ले रहा है? शिक्षक। और शिक्षक में एक क्या होनी चाहिए? मैच्योरिटी होनी चाहिए। नहीं तो स्कूल में बच्चे पीटेंगे। स्कूल में जाओगे ना क्लास में तो मैच्योरिटी नहीं होगी तो बच्चे पीटेंगे, पीछे दौड़ेंगे लट लेके। इसलिए ध्यान रखें मैच्योरिटी पर। और जिसमें मैच्योरिटी नहीं दिखेगी शिक्षा विभाग को वो कहेगा तू अगली वैकेंसी में आना, अभी रहने दे, थोड़ी मैच्योरिटी लेके आना। तो बेटा ऐसी आलतू फालतू बातें नहीं करनी है, केवल मैच्योर बात करनी है। ऐसी बात करें जिस बात का कोई ना कोई सेंस हो और लगना चाहिए कि इसने कुछ कहा है। चलिए, राजस्थान में एजुकेशनल सिनेरियो की चर्चा करनी है। राजस्थान में एजुकेशनल, अच्छा सिनेरियो मतलब सीधा सीधा मैं समझा दूं आपको, ढांचा। राजस्थान में हम शिक्षा कैसे दे रहे हैं, शिक्षा को कैसे प्रैक्टिकली रूप से हम लोग बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उसका ढांचा, उसे हम लोग एजुकेशनल सिनेरियो कहते हैं। सब्जेक्ट बहुत नया होगा आपके लिए, नहीं पढ़ा होगा ना आपने कहीं भी स्कूल मैनेजमेंट कहीं नहीं पढ़ा ना। डीएलएड और बीएड में एक सब्जेक्ट था, कैसे नहीं पढ़ा आपने? डीएलएड में एक पूरा सब्जेक्ट था और बीएड में आपके पूरा सब्जेक्ट था। लेकिन अब अपने को पता ही नहीं कि अपनी बीएड कॉलेज कौन सी थी, तो वो एक अलग बात है। देखो मैंने 2 शब्द लिखे, लिखना नहीं है आपको, मैं कहूंगा तभी लिखना है। मैंने 2 शब्द लिखे हैं, एक प्रशासन और दूसरा प्रबंधन। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या प्रशासन का तात्पर्य क्या होता है? अंग्रेजी बता दो। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? और एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य क्या होता है? प्रशासन। अब आ जाओ प्रबंधन पर, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का क्या होता है? अब आ जाओ अगले टॉपिक पर। अरे प्रशासन का काम होता है नीतियों का निर्माण करना। क्या होता है? नीतियों का ध्यान रखना है, लिखना नहीं है। और प्रबंधन का काम होता है नीतियों को लागू करना, नीतियों को लागू करना।
अच्छा, लागू करने को एक शब्द और काम में लेते हैं, क्रियान्वित करना। वेरी गुड। देखो, एक तो पॉलिसी बनानी और एक उस पॉलिसी को धरातल पर उतारना, दोनों अलग अलग काम है। वास्तव में माइंड वाला काम तो कौन सा है? पॉलिसी बनानी। पॉलिसी बनानी बड़ा काम होता है, पॉलिसी लागू करना तो छोटा सा काम होता है, कोई भी करवा देगा। इसका मतलब यह है कि प्रशासन एक बड़ी अवधारणा है और प्रबंधन एक छोटी अवधारणा है। मैं ये कह सकता हूं कि प्रबंधन इस प्रशासन का एक भाग है। प्रबंधन प्रशासन का एक क्या है? भाग। नीतियों का निर्माण, नीतियों मतलब योजनाएं, मतलब प्लानिंग। अब यदि मैं राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान में नीतियां कौन बनाता है, तो मैं तो एजुकेशन की बात करूं चाहे किसी भी विभाग की बात करूं, नीतियां बनाता है सचिवालय। कौन बनाता है? सचिवालय। और उन पॉलिसी को बनाकर उसके बाद लागू करने के लिए हमने अलग अलग जगह ऑफिस बना रखे हैं। कुल मिला के मैं ये कहूं कि एक काम होता है प्रशासन का नीतियों का निर्माण करना कि कैसे शिक्षा दी जाएगी, और एक काम होता है प्रबंधन, कैसे वो शिक्षा दी जा रही है। जैसे पॉलिसी जी अपने उत्कर्ष संस्थान में एक प्रशासन का काम करता है, वो तय करते हैं कि बैच कितनी मार्च से चलाना है, कौन से लेवल का चलाना है, कितनी बजे से चलाना है, कहाँ चलाना है, उसमें कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, वो तय करके देते हैं, कितनी उसकी फीस होगी। ये प्रशासन का काम है। उसके बाद उन्होंने सौंप दिया प्रबंधन को, बोले ये बेच रहा, ये मास्टर है और ये पढ़ाओ और इनको चलाओ 2 महीने 5 महीने 7 महीने 10 महीने जब तक इनका सिलेबस होता है, उनको पढ़ाओ। इसका मतलब यहाँ जो हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं ना, मैं काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहे हैं, आप जो मिले हुए हैं, हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? प्रबंधन का। मतलब जो पॉलिसीज बनाई गई थी उनको हम लोग क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने सिलेबस में प्रशासन नहीं है, अपने सिलेबस में क्या है? प्रबंधन। मतलब ये हो गया कि अपने को ये नहीं जानना है कि शिक्षा की योजनाएं कैसे बनती है, बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है, उनसे कोई लेना देना नहीं। अपने को लेना देना इस बात से है कि जब पॉलिसी बन गई तो उस पॉलिसी को क्रियान्वित कैसे किया जाता है, उसको धरातल पर कैसे लाया जाता है। और फिर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो राजस्थान में जो शिक्षा का प्रबंधन किया जा रहा है, मतलब पॉलिसीज को लागू किया जा रहा है, वो प्रबंधन के लिए 5 लेवल पर हमने कार्यालय बना रखे हैं। कितने लेवल पर? 5। एक जगह से देखो, राज्य स्तर पर एक जगह पे एक ऑफिस बना ले, क्या वहां से मॉनिटरिंग की जा सकती है क्या? सब जगह मॉनिटरिंग करने के लिए, उनको धरातल तक उतारने के लिए हमने कितने लेवल पर ऑफिस बना रखे हैं? 5 लेवल पर ऑफिस बना रखे हैं। कितने लेवल पर? कौन से लेवल है वो 5? बताओ देखें। एक लेवल है सबसे पहला जिसका नाम है राज्य स्तर। कौन सा नाम है? राज्य स्तर। राज्य स्तर के नीचे आता है संभाग स्तर। वेरी गुड, ये आ गया संभाग लेवल। अच्छा, तीसरा आता है जिला स्तर। बहुत बढ़िया। संभाग के नीचे कौन सा स्तर? जिला स्तर। जिला के नीचे ब्लॉक या जिसे बोलते हैं खंड स्तर। एक ही बात है, ब्लॉक या खंड स्तर। और 5 नंबर पे कौन आता है? वेरी गुड, स्थानीय स्तर। और स्थानीय लेवल पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करेंगे और शहरी क्षेत्र की भी बात करेंगे। बताओ कितने लेवल पर? 5 लेवल पर प्रबंधन किया जा रहा है। अब इन 5 लेवल पर ऑफिस का क्या नाम है, उसका अधिकारी कौन है, मुखिया, ये जान लेना, इन 5 लेवल को पढ़ना ही हमारे लिए है एजुकेशनल सिनेरियो। मतलब राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य, कि हमने किस तरह से राजस्थान में शिक्षा के ढांचे को विकसित कर रखा है। समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि राजस्थान में राज्य स्तर पर सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा होता है शिक्षा के प्रबंधन का? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड? नहीं। हाँ, तुक्के लगा सकते हो। मेरी क्लास में फेंकने का पूरा अवसर मिलता है, और जो चुपचाप बैठा रहता है ना वो सीखता नहीं है। फेंकना है ज्यादा से ज्यादा। जब मैं पूछूं ना तो आए गलतन सही जो आ रहा है ना वो फेंक देना। कौन है? अरे मुख्य जो ऑफिस होता है उसका नाम है निदेशालय। क्या नाम है? निदेशालय। अंग्रेजी माध्यम के कितने हैं इसमें? इंग्लिश मीडियम के 2। नहीं, इनका ध्यान रखना है, इनसे मीनिंग पूछने हैं।
हाँ, निदेशालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरेक्टेड। क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड। अच्छा, निदेशालय जो होता है ना, कोई भी संस्था होगी उसका एक हेड तो होगा कि नहीं होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मुखिया। इसका मुखिया कौन होता है? वेरी गुड, इसका मुखिया होता है निदेशक। और निदेशक एक आईएएस रैंक का होता है। किस रैंक का होता है? आईएएस रैंक का होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा, राज्य स्तर पर निदेशालय होता है। राज्य स्तर पर क्या होता है? आप मुझे बता सकते हैं क्या राजस्थान में कितने राज्य हैं? अरे एक ही है ना, इसका मतलब ऑफिस एक ही होगा ना राज्य स्तर का। राज्य स्तर का एक ही ऑफिस है, निदेशालय। फिर राजस्थान में कितने संभाग है? कितने? हर विभाग के अपने अलग संभाग होते हैं। आपने जो पढ़ रखे हैं ना वो प्रशासनिक विभाग के हैं। शिक्षा के राजस्थान में 9 संभाग है। कितने संभाग है? 9। एजुकेशन के जो अभी अपने पास में जोन है ना वो कितने हैं? 9 जोन है। पहले हमारे पास 7 हुआ करते थे, 2013 में हमने 2 और बढ़ा लिए थे। मैं शिक्षा के संभागों की चर्चा कर रहा हूं आपसे। शिक्षा के कितने संभाग है? 9 संभाग। प्रत्येक संभाग पर एक ऑफिस बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त निदेशालय, या बोलते हैं उप। एक ही बात है ना, संयुक्त निदेशालय बोलते हैं चाहे उप निदेशालय बोलते हैं। और इस उप निदेशालय का जो सबसे मुखिया होता है ना, उसका नाम होता है संयुक्त निदेशक। वेरी गुड। और ये संयुक्त निदेशक किस रैंक का होता है? ये जेडी रैंक का होता है। हो गया? बताऊंगा अभी थोड़ा उलझाऊंगा आपको, फिर बताऊंगा। अच्छा, जिला कितने हैं राजस्थान में? जिले कितने? ये तो किसी को पता नहीं है कितने हैं। शिक्षा विभाग भी अभी वेट कर रहा है कि एक बार ये स्टेबल हो जाए। लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी वर्तमान में जो जिलों के अनुसार वर्गीकरण किया था ना, उसको हमने 41 जिले मान लिए हैं। कितने मान लिए? 33 जिले थे, लेकिन 33 के बाद अब कितने मान लिए? करना पड़ेगा, शिक्षा विभाग जाएगा कहाँ? 41 विभाग। अच्छा, जिला स्तर पर एक ऑफिस होता है जिस ऑफिस का नाम होता है मुखिया के नाम से। किसके नाम से? सीडीओ कार्यालय। क्या नाम होता है? सीडीओ। कई बार ऐसा होता है ना कि ऑफिस का कोई दूसरा नाम नहीं होता, इसलिए अधिकारी के नाम से ऑफिस को नाम जाना जाता है। जैसे आपने सुना है ना, कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, नाम सुना है, तहसीलदार ऑफिस। इसका मतलब जो मुखिया है ना उसके नाम से ऑफिस का नाम हो जाएगा। तो हमारे सीडीओ कार्यालय, सीडीओ का पूरा मतलब नाम क्या होता है? बताओ देंगे? वेरी गुड, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। मतलब मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। वेरी गुड। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये सीडीओ किस रैंक का व्यक्ति है? वेरी गुड, ये डीडी रैंक का व्यक्ति है। उलझते जा रहे हो ना? हाँ। अच्छा, ब्लॉक कितने हैं? खंड या ब्लॉक पूरे राजस्थान में एजुकेशन के कितने? हाँ, फेंको। 6। वेरी गुड। अभी वर्तमान में अपने ब्लॉक है 358। कितने ब्लॉक है? 358। नहीं, ये दर्शाता है कि तुक्का कभी सही नहीं होता है, तुक्का नजदीक तक नहीं पहुंचता है। 358। प्रत्येक ब्लॉक में एक मुखिया होता है जिसका नाम होता है सीबीओ। क्या नाम होता है? नाम सुना ना, सीबीओ ऑफिस। मास्टरों से सुना ना आपने? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सीबीओ ऑफिस जा रहे हैं। ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? बोले सीबीओ ऑफिस हो रही है। ये क्या काम है? बोले सीबीओ ऑफिस का काम है। ये सीबीओ वो व्यक्ति है जो आपका जीवन में सबसे ज्यादा खून पिएगा मास्टर बनने के बाद। चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कौन सी रैंक का होता है? सीबीओ साहब
डीओ रैंक के होते हैं। किस रैंक के होते हैं? डीओ रैंक के होते हैं। स्थानीय स्तर की तो कोई गिनती नहीं है। हर ग्राम पंचायत पर, ग्रामीण क्षेत्र में हमने एक ऑफिस बना रखा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर। अब ग्राम पंचायतें कितनी है भाई? लगभग 11,000 तो मान लेना हम, क्योंकि उनका भी तो फिक्स नहीं है ना भाई। ग्राम पंचायत को भी कोई फिक्स नहीं है, कभी आदेश निकालते हैं, कभी स्टे देते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से ग्राम पंचायतें बढ़ रही थी उस हिसाब से तो 20-1,000 हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो रुक गई वहीं। अच्छा, केवल ग्राम पंचायतों में ही क्यों, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्यों? शहरी क्षेत्र में भी तो हो सकता है ना। तो शहरी क्षेत्र में भी हम लोग ऑफिस बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग ऑफिस बनाते हैं इनकी कोई गिनती नहीं है, लगभग 20,000 है दोनों मिलाकर। शहरी स्थानीय स्तर पर जो होता है ना, उस अधिकारी को जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है उस ऑफिस को तो बोलते हैं पीओ ऑफिस। नाम सुना होगा, पीओ कार्यालय, पीओ साहब। और शहरी क्षेत्र में जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग यूसीईओ ऑफिस। और इसका नाम आगे बताऊंगा मैं पूरा क्या होता है। ये किस रैंक का होता है? ये पीपी रैंक का होता है। अब मुझे लगता है पूरी तरह से उलझ गए होंगे, रैंक क्या है, पद क्या है, ये सारी चीजें अलग अलग है। देखो, राज्य स्तर निदेशालय, राज्य स्तर पर मुख्यालय कौन? निदेशालय। मुखिया कौन? निदेशक। कौन सी रैंक का है? आईएएस रैंक का है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं मार साहब राम राम, तो कोई अलग डाउनलोड हुआ है क्या? मिनको में नहीं है क्या? राज्य स्तर निदेशालय कौन है? निदेशालय। अच्छा देखो, कभी आपका मौका पड़े ना, अवसर पड़े ना, तो ये निदेशालय बीकानेर में है। कहाँ है? तो बीकानेर जाना है इस निदेशालय में। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे ना तो एक मेन कमरा होगा। क्या होगा? मेन कमरा। उस मेन कमरे में एक बाहर एक नेम प्लेट लगी होगी, उस नेम प्लेट पर एक व्यक्ति का नाम लिखा होगा। वर्तमान में यदि आप कभी जाओ तो उस पर लिखा होगा श्री सीताराम जाट या श्री आशीष मोदी। यदि वहां जाओ तो उस नेम प्लेट के कोष्टक में लिखा होगा निदेशक। क्या लिखा होगा? उस निदेशक साहब के पास जाना, जाके नमस्कार करना। नमस्कार करके वो पूछेंगे हाँ बोलो कैसे आए, तो आपको बोलना है कि सर हम तो आपकी रैंक पूछने आए हैं, क्योंकि पद का तो हमें पता लग गया, क्योंकि पद तो बाहर लिखा हुआ था निदेशक। तो वो कहेगा मैं आईएएस रैंक का हूँ। किसका हूँ? आईएएस रैंक। हो सकता है वो आईएएस अधिकारी जो होते हैं ना वेल टैलेंटेड होते हैं, इसलिए हो सकता है वो फटकार फटूर के भी भेज दें आपको, हो सकता है वो प्रेम से भी बात कर ले, वो उसके मूड पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आप आएंगे संभाग स्तर पर। 9 संभाग है, किसी भी एक संभाग पर चले जाइए, वहां आप ढूंढते घूमोगे उप निदेशालय या संयुक्त निदेशालय तो नहीं मिलेगा। वहां आपको पूछना है कि जेडी ऑफिस कहाँ है। क्या पूछना है? जेडी ऑफिस कहाँ है। अच्छा, वो ज्वाइंट डायरेक्टर, जेडी ऑफिस मतलब ज्वाइंट डायरेक्टर। अब जैसे ही आपने जेडी ऑफिस पूछा, आप जेडी ऑफिस पहुंचे, वहां लिखा होगा संयुक्त निदेशालय या उप निदेशालय। कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत 5-7 मंजिल की कांच की बिल्डिंग बनाई हुई है, लिफ्ट लगी हुई है, बाहर गार्ड खड़े हैं, 4-5 बत्ती की गाड़ियां खड़ी है। इतना पैसा नहीं है शिक्षा विभाग के पास। या तो कोई स्कूल मर्ज हो गया होगा, टूटा फूटा स्कूल होगा जिसमें 2 कमरे लेके किराए पर चला रहा होगा, या कोई कहीं बाहर से कोई 2 कमरे किराए ले लिए होंगे और उन पे चला रहा होगा। वो कचरा जिस दिन पहले दिन वैसे पड़ा था ना, वो लास्ट यूं ही पड़ा है, क्योंकि विभाग के पास इतने पैसे नहीं कि 300 रुपये में उनको उठवा लें। अच्छा, विभाग के पास इतने पैसे है भी तो इन ऑफिस पर खर्च करने के लिए नहीं है, बच्चों पर खर्च करने के लिए है। तो संयुक्त निदेशालय में आप जाओगे तो एक कमरे पर वही नेम प्लेट मिलेगी, एक व्यक्ति का नाम होगा, कोष्टक में लिखा होगा संयुक्त निदेशक। आपको अंदर जाके नमस्कार करना है बेखौफ होके, क्योंकि ये कोई दूसरा नहीं होता है, मास्टर होता है। क्या होता है? मास्टर। और मास्टर आप समझते हो, आपको जेडी बना दिया जाए तो भी क्या आप अपने आप को ये भूल पाओगे कि मैं मास्टर नहीं हूं? आप मास्टर बन जाओ, 20 साल तक मास्टर हो, आपको जेडी बना दें तो अभी आपके दिमाग में यही चलेगा कि मैं तो मास्टर हूं। और समाज भी उसको क्या मानेगा? मास्टर। जाके नमस्कार करके पूछना कि सर आपकी रैंक कौन सी है, वो कहेगा मैं जेडी रैंक का हूं। फिर आना जिला स्तर पर। जिले तो हेडक्वार्टर जानते ही हो। जिला हेडक्वार्टर पर आओगे तो आपको एक ऑफिस ढूंढना है सीडीओ साहब का, सीडीओ कार्यालय, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। नेम प्लेट पढ़ के कोष्टक में लिखा होगा सीडीओ। नमस्कार करके क्या पूछना है? रैंक। क्या कहेगा? डीडी रैंक का हूं।
फिर इनसे खुद से मत पूछ लेना डीडी रैंक क्या होती है, क्योंकि इनको भी इतना ही पता होता है। इन्होंने स्कूल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, सिलेबस में ही नहीं था इनके, आपके सिलेबस में, इसलिए आप पढ़ के जा रहे हो। पहले वाले मास्टरों को नहीं पता है क्या होता है। ब्लॉक स्तर पर आओगे तो कौन मिलेगा? सीपीओ साहब। उनसे पूछना रैंक क्या है तो वो क्या कहेंगे? डीओ। स्थानीय स्तर पर आओगे तो कौन मिलेगा? पीओ या यूसीईओ। उनसे पूछना रैंक कौन सी है, वो क्या बताएगा? पीपी रैंक। हो गया यहां तक? थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। एक बार लिखो, देखे शुरुआत करो ना, अभी समय है अपने पास। आपको हेडिंग लगाइए राजस्थान में परिदृश्य। इसमें लिखो पहली लाइन, लिखो राजस्थान में शिक्षा का प्रबंधन 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 5 स्तरों पर किया जा रहा है। राजस्थान में शिक्षा का प्रबंधन 5 स्तरों पर किया जा रहा है। अब इसको छापना है जैसे मैंने छापा है, बिल्कुल खुले खुले अक्षरों में।
लिख लिया क्या? लिख लिया? लिखो तो। सर डीडी की फुल फॉर्म क्या है? बाकी तो जानते हो क्या? एक डीडी की बता दूंगा, काम हो जाएगा क्या? बस तो फिर तसल्ली दे रही है। ट्रक पर क्या लिखा होता है? ट्रक जानते? ट्रक, ट्रक पर मुझे लगता है जीवन का पूरा सार ट्रक पर होता है। ट्रक के पीछे क्या क्या कोटेशन लिखे होते हैं पता है आपको? बहुत बढ़िया। क्या लिखा होता है? हंस मत पगली प्यार। ये ट्रक पर नहीं होता है तुम्हारा, तभी तो टाइमिंग ठीक नहीं है। ये तो कोई जीप वीप पर होता है यार। हाँ टैक्सी पर होता है। नहीं नहीं, ट्रक पर बहुत अच्छी अच्छी कोटेशन लिखी होती है। हैं? हाँ सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, धीरे धीरे चलेंगे तो फिर मिलेंगे वरना हरिद्वार मिलेंगे। बहुत अच्छी कोटेशंस लिखी होती है। उनमें एक सबसे अच्छी कोटेशन होती है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। होता है ना? इस कोटेशन को ध्यान में रखकर चलना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। सौंदर्य दर्शन मत करो नहीं तो देव दर्शन हो जाएगा। हाँ ऑनलाइन वालों को पता है। देखो जो होता है वो होता है। ट्रक पर पूरा जीवन होता है। कभी गाड़ी चलाओ ना, पीछे पीछे चलो ट्रक के, तो ट्रकों के पीछे पढ़ते चला करो, बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा कि यार क्या क्या बातें लिखी हुई है। अच्छा देखना ध्यान से, ये तो समझ गए ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इस रैंक के बारे में बताता हूं। आपको पता है एक शब्द मैंने काम में लिया पद। पद मतलब पोस्ट, क्या काम में लिया है? और एक शब्द मैंने काम में लिया है रैंक। ये पद और रैंक उसी तरह से है जैसे आपको बताओ तो मुगल काल में अकबर मनसबदारी प्रथा में जात और सवार काम लेता था। थोड़ा बहुत देखा है आपने किसी ने इंडियन हिस्ट्री में? जात क्या होता था, सवार क्या होता था। ये पद और रैंक वही है। देखो पोस्ट अलग होती है और रैंक अलग होती है। आप अभी शिक्षक बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? शिक्षक, मतलब तृतीय श्रेणी शिक्षक। ये आपकी रैंक होगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक क्या होगी? रैंक होगी। और आप स्कूल में जाकर पोस्टेड होंगे तो आप तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर ही काम करेंगे, तो आपकी पोस्ट भी क्या हो जाएगी? तृतीय श्रेणी अध्यापक ही हो जाएगी। लेकिन आपकी स्कूल में आप ही सीनियर है तो आपको कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया जाएगा, प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा। इसका मतलब आपको पद दे दिया जाएगा प्रधानाध्यापक का, मतलब एचएम का। किसका? तो आप क्या कहलाओगे? ये एचएम का आपने पद लिया है, लेकिन रैंक आपकी कौन सी रहेगी? तृतीय श्रेणी अध्यापक। ध्यान रह जाएगा। मान लो आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड है और आप तृतीय श्रेणी अध्यापक पर है, लेकिन एक दिन सारे सीनियर आए नहीं है तो आप उसमें सीनियर हो गए, तो आप बन गए प्रिंसिपल। क्या बन गए? आपको दायित्व किसका मिल गया? प्रिंसिपल का। आप कहलाएंगे प्रधानाचार्य। क्या कहलाएंगे? मतलब आपको पद कौन सा प्राप्त हुआ है? प्रधानाचार्य। लेकिन आपकी रैंक कौन सी है? समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं व्यक्ति की रैंक और पद दोनों चीजें अलग अलग होती है। आप मान लीजिए थोड़े से एक अप्रोच वाले आदमी है और अप्रोच वाले व्यक्ति है और जोधपुर में कलेक्टर की पोस्ट खाली है, तो भजनलाल जी ने आपको कह दिया कि आप 10 दिन के लिए कलेक्टर के कार्य देखिए, तो आपका पद जो होगा ना वो तो हो जाएगा कलेक्टर, और आपकी रैंक जो होगी ना वो बनी रहेगी तृतीय श्रेणी अध्यापक। समझ रहे हैं? यदि इससे ज्यादा अप्रोच बढ़ाई तो आपको यह कहा जा सकता है कि राजस्थान का 10 दिन सीएम का कार्य देखिए। आप बन तो जाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन आपकी रैंक क्या रहेगी? मेरी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है ना? अब बात यह है कि आदमी को, व्यक्ति को जो भी उत्तरदायित्व मिलते हैं ना, उत्तरदायित्व मतलब कार्य, जिम्मेदारियां, और जो पावर मिलते हैं, शक्तियां और जिम्मेदारियां मिलती है पद की।
उत्तरदायित्व आपको जो निर्वहन करने होंगे ना, वो किसके करने होंगे? पद के। और शक्तियां भी किसकी प्राप्त होगी? पद की। लेकिन जो पेमेंट मिलता है ना, वो रैंक का मिलता है। तनख्वाह किसकी मिलेगी? रैंक की मिलेगी। यहां तक की बात क्लियर है ना? इसका मतलब एक व्यक्ति की पोस्ट अलग हो सकती है और उसकी रैंक अलग हो सकती है। अब आपको समझाता हूं मैं शिक्षा विभाग की बात करता हूं। शिक्षा विभाग का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? हैं? सबसे छोटा अधिकारी नहीं, तृतीय श्रेणी अध्यापक। हाँ, एचएम बन जाओगे ना तो अधिकारी और कर्मचारी दोनों के रूप में गिने जाओगे ना, तो अधिकारी हो जाएंगे। सबसे छोटा कौन होता है? कौन? अरे ऐसे शौक से बोलो हम। हाँ, आप सबसे छोटे क्या बनने जा रहे हो? अधिकारी। शिक्षा विभाग के सबसे छोटे अधिकारी और कर्मचारी बनने जा रहे हो। शिक्षा विभाग बहुत बड़ा है, इसलिए कहीं ये मत मान लेना नौकरी लग के पता नहीं मैं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है। सबसे छोटे अधिकारी कर्मचारी बने, सबसे छोटा लेवल। लेकिन अपने आप को इतना कमजोर भी मत मानना, क्योंकि शिक्षा विभाग की धुरी, शिक्षा विभाग का आधार, शिक्षा विभाग की नींव, शिक्षा विभाग का फाउंडेशन तृतीय श्रेणी अध्यापक होता है। आप पर पूरा शिक्षा विभाग टिका रहेगा, आपकी वजह से पूरा शिक्षा विभाग संचालित होता रहेगा। ऐसे इमोशनल कर करके आपसे काम करवाया जाता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक जो होता है ना, वो सबसे छोटा कर्मचारी या अधिकारी होता है। समझ गए आप लोग? अच्छा, इसको हम लोग हिंदी में सामान्यतः क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी अध्यापक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्ड ग्रेड, ग्रेड थर्ड या थर्ड ग्रेड? ग्रेड थर्ड कहते हैं इसको ना। अच्छा, ग्रेड थर्ड कम ही नाम आता है, ज्यादा कौन सा आता है? थर्ड ग्रेड। अच्छा, ऐसा लगता नहीं है जैसे मतलब आदमियों में भी गया गुजरा। बोले कौन सा आदमी? बोले थर्ड क्लास आदमी है, हैं? मतलब व्यक्तियों में भी सबसे खत्म, गया गुजरा, नीच प्रकार का, निकृष्ट प्रकार का, लीचड़ प्रकार का व्यक्ति होगा कोई। अपने को ऐसा महसूस नहीं होता ऐसे नाम लेते हैं तो? बोले थर्ड क्लास आदमी है। अब यार थर्ड क्लास तो कैसा होगा? इसलिए पिछले दिनों माननीय डोटासरा जी जब अपने शिक्षा मंत्री थे, तब उनको इस बात का गुस्सा आया, क्रोध आया, और उन्होंने एक राजपत्र गजट नोटिफिकेशन करवाया। कहा आज के बाद इस शिक्षक को कोई भी तृतीय श्रेणी अध्यापक या थर्ड ग्रेड शिक्षक या ग्रेड थर्ड का नाम ले लिया तो उचित नहीं होगा, कार्रवाई की जाएगी। इस पद का नाम होता है अध्यापक। क्या नाम होता है? शिक्षक, टीचर। क्या नाम होता है? इसलिए नौकरी लगने के बाद आपको कोई पूछे ना कि आप क्या बने हो, तो ये नहीं कहना तृतीय श्रेणी अध्यापक बना हूं। क्या कहना है? अध्यापक। अभी भी आपको कोई पूछे ना किसकी तैयारी कर रहा है? अध्यापक की। और जब भर्ती भी आएगी ना तो उस पर लिखा होगा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा। उसमें कोई तृतीय श्रेणी नहीं होगा, कोई द्वितीय श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि अब क्या चल रहा है? अध्यापक। यहां से आपका जब प्रमोशन होगा ना, तब आप लोग बनेंगे ग्रेड सेकंड के। किसके बनेंगे? ग्रेड सेकंड का वास्तव में नाम होता है वरिष्ठ अध्यापक। इसके पद का नाम क्या होता है? वरिष्ठ अध्यापक। अच्छा, वरिष्ठ अध्यापक से जब आपका प्रमोशन होगा ना, तब आप बनेंगे ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट का नाम होता है प्राध्यापक। लिखना नहीं है कुछ भी, देखना है केवल। क्या नाम होता है? प्राध्यापक। अच्छा, वास्तव में ये किसी एक विषय का स्पेशलिस्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्याख्याता। इसको क्या बोलते हैं? व्याख्याता। ध्यान दीजिएगा। यहां तक आप लोग सीधी भर्ती में भी जा सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट ये दे सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट ये दे सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट ये भर्ती दे सकते हैं। अब हमने इसको चूज किया है, इसका कारण क्या है वो हम ही समझते हैं। या तो हम लोग इतना सोच नहीं पाए होंगे कि भाई इसके लिए, या ये वैकेंसी नहीं मिली होगी, या किसी की पीजी नहीं हुई होगी, या किसी ने केवल डीएलएड कर रखा होगा, तब हम लोग मजबूरी में कहाँ हैं। लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं है, अपने को आगे चलना है। प्रमोशन कैसे होता है? अपने आप ही होता है। प्रमोशन कितने समय से होता है ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। आगे पोस्ट खाली होने पर प्रमोशन होगा। प्रमोशन के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है,
अपने आप होता रहेगा। आपको एक बार नौकरी लगना है, उसके बाद अपने आप ये सारे कार्य होते रहेंगे। अच्छा, इसके ऊपर आगे चलो। जब आप ग्रेड फर्स्ट बन जाएंगे ना, ग्रेड फर्स्ट, तो उसके बाद आप लोग बनेंगे प्रिंसिपल। पीपी का मतलब प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल जो होता है ना, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रधानाचार्य या प्राचार्य। देखो, इससे पहले एक दो बात समझा देता हूं मैं आपको। ये जो होता है ना ग्रेड थर्ड का मास्टर, इस मास्टर की ग्रेड पे पहले हुआ करती थी, जब मैट्रिक्स लेवल लागू नहीं हुआ था, पे मैट्रिक्स लेवल, तब इसकी ग्रेड पे हुआ करती थी 3600। अब इसका महत्व खत्म हो गया है। इसकी ग्रेड पे हुआ करती थी 4200, इसकी ग्रेड पे हुआ करती थी 4800, और इसकी ग्रेड पे हुआ करती है 6600। अच्छा, ग्रेड पे से लेना देना नहीं है, वर्तमान बता देता हूं। बेसिक पे होती है इसकी 33,800, बेसिक पे, मूल वेतन। आपको नौकरी लगते हो ना तो आपको 33,800 रुपये मिलेंगे। 2 साल तो फिक्स पे होता है, उसको तो भूल जाओ, वो तो कोड में निकल जाएगा। 2 साल तो कब निकल गया पता ही नहीं लगेगा। वो तो 2 साल तो एक फिक्स पे है, राज्य ने नियुक्त कर रखा है, नियंत्रित कर रखा है कि आपको बेसिक पे का कम से कम 70% तो देना होगा, ये हाईकोर्ट ने कह रखा है। तो आपको लगभग 23,000 रुपये के आसपास देते हैं। 2 साल पूरे होते ही आपकी तनख्वाह शुरू होगी 33,800 से। इस पर आपको मिलेगा एक तो HRA और एक आपको मिलेगा DA। DA यानी महंगाई भत्ता होता है, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस मतलब मकान किराया भत्ता होता है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार हर वर्ष में इंक्रीमेंट लगता है इस पर। अब ये मूल वेतन शुरू में इतना है, फिर इंक्रीमेंट हर साल लगता जाएगा। महंगाई भत्ता वर्तमान में चल रहा है 55। HRA 3 कैटेगरियों में होता है। यदि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टेड होते हैं तो आपका HRA होता है 24%। यदि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होते हैं तो आपका HRA होता है 16%। और यदि आप लोकल लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र के दूर गाँव में, ढोणियों में आपकी पोस्टिंग आती है ना, ढोणियों में आती है ना पोस्टिंग, हमारी पोस्टिंग तो वहीं आनी है, तो होता है 8%। और जैसे ही DA 25% होता है, प्रत्येक 25% पर 1% HRA बढ़ जाता है। तो DA 50 हो गया, मतलब 2% बढ़ गया, तो इस पर HRA मिलेगा आपको 10%। ये कितना मिलेगा? 55%। साल में 2 बार बढ़ता है। आपकी जब पोस्टिंग आएगी ना और प्रोबेशन होगा, तब तक आपको 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि आपकी जुलाई में पोस्टिंग आनी है। अभी जुलाई आने वाला है, 1 साल ये, 2 साल आगे आपको प्रोबेशन के, 3 साल। 3 साल में DA बढ़ेगा 6 बार। कितनी बार? 6 बार। एक बार में एवरेज 3 माने तो 6 बार में कितना हो गया? 18%, 20%। एक ये बढ़ जाएगा, ऐसे करके कितना हो गया? 20% DA बढ़ा लो। कितना? 20%। तो ये 65 से 20 कितना हो गया? 85। और 85% DA हो गया। इस पर आपको 85% और मिलेगा। यहां से शुरू होंगे आप। कोई गणित वाला है तो निकाल सकता है, भले लगभग निकाल के बता दो मुझे। तो ये 33,800 गुणा कितना आएगा, लगभग बता दो मुझे, आइडिया, हिंट दे दो। 33 का दूना 66 होता है ना, 60-62 तो मान ही लेना हम लोग हैं, 60। चलो मैंने मान लिया कितना? 62,000। अरे रुकना है अभी, वेतन आयोग लगने वाला है। क्या लगने वाला है? 2026 में। अच्छा, वेतन आयोग में आपकी पेमेंट ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन 20% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? इसका 20% और निकाल दो, लगभग ये 75,000 रुपये तनख्वाह आपको मिलने वाली है। और ध्यान रखना, प्रति महीने मिलेगी, एक बार नहीं मिलेगी। अभी वर्तमान स्थिति हमारी ऐसी है कि एक बार कोई 75,000 रुपये दे दे, अपने आप को लखपति मान ले हम। अभी वर्तमान की अपनी इतनी स्थितियां हैं। और ये मिलेगा आपको हर महीने, और जब तक मिलेगा, और हर साल में 3 बार बढ़ेगा। साल में कितनी बार?
एक बार इंक्रीमेंट लगेगा और 2 बार डीए बढ़ेगा, साल में 3 बार तो पेमेंट बढ़ेगा। एक बार बढ़ गया वो वापस कम और नहीं होगा, वो बढ़ा हुआ ही मिलेगा। अब आप सोच लो जीवन भर मिलेगा, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, नींदें खराब करनी पड़ेगी, गर्मी सर्दी पंखा कूलर एसी सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। ये वास्तविकताएं हैं। सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी, घर थोड़े दिन के लिए कम करना पड़ेगा, शादी विवाह फंक्शन मौसर वगैरह सब कम करने पड़ेंगे। कितना करना है, कितने महीने की बात है? 6 महीने। 6 महीने में पूरा जीवन। और प्रतिष्ठा जो बढ़ेगी वो अलग बात, पेमेंट की भी नहीं है, प्रतिष्ठा की। आप सोच के देखो, आप एक आइडिया लगाओ कि आप जिस दिन मास्टर बन के अपने गांव में जाओगे, जिस दिन मास्टर बनोगे, आप कम से कम 10 फीट तो हवा में चलेंगे। क्या प्रतिष्ठा रहेगी। गांव के बीच से गुजरोगे ना, लोग कहेंगे ये तो हमें पहले ही पता था, इतना मेहनती छोरा, ये तो लगना ही था, नौकरी तो लगना ही था। अच्छा, अपने आप इज्जत बढ़ जाएगी। आज जो आपको भाव नहीं दे रहा है ना, उस दिन सड़क पर सामने फूल लिए प्रपोज करता हुआ मिलेगा। ये वास्तविकता है। क्योंकि वो किसका कमाल है? नौकरी का, जीवन भर। लेकिन इसके लिए 6 महीने सब कुछ त्याग के पढ़ना पड़ेगा। और नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नौकरी हम अकेले नहीं लगे हैं। राजस्थान में आज 4.5 लाख मास्टर है। कितने? 4.5 लाख। इसका मतलब हम 4.5 लाख में तो सम्मिलित हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है नौकरी लगना। यदि व्यक्ति 6 महीने ढंग से तैयारी कर लेना, कोई नौकरी से बचा नहीं सकता है उसको। अच्छा, ये मैंने बता दिया लगभग। अब ध्यान रखना, क्लास में इसके लिए नींद नहीं लेनी होती है। क्लास में नींद आई मतलब इससे दूर। कितने मिलेंगे? इसको टारगेट में रखना है, ध्यान में रखना है। और मैं तो अभी आपको सारी बातें नहीं बता रहा हूं, यदि सारी बता दूं तो आपको रात को भी नींद नहीं आए। पता है, आप जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको उसके बाद पेंशन मिलेगी। तो पेंशन कितनी मिलेगी? हैं? अरे वो तो एक साथ जमा मिलेगा, पेंशन मिलती रहेगी। उस समय आपकी पेंशन कितनी होगी? अरे क्या 70,000, 8 लाख रुपए प्रति महीने है। देखो, मैं एक बात मैं पहले ही तय कर देता हूं, मैं जो भी बात बोलूंगा वो बिना लॉजिक के नहीं बोलूंगा। फेंकने वेकने का अपना कोई काम नहीं है। मैं जो भी बात करूंगा उसके पीछे मेरा लॉजिक होगा। महीने की बात कर रहा हूं मैं, 8 लाख हर महीने। कैसे समझाऊं मैं आपको? आप रिटायरमेंट होंगे 35 साल बाद। कितने साल बाद? लगभग 35 साल। कोई 37 साल नौकरी करेगा, कोई 24 साल नौकरी करेगा, 34 साल नौकरी, मतलब मैं मान रहा हूं 35 वर्ष। आज से 35 वर्ष पहले जो मास्टर था ना, उसकी तनख्वाह थी 700 रुपए, 1200 रुपए मैक्सिमम। 1200 तो प्रिंसिपल की हुआ करती थी। अच्छा, मैं मान लेता हूं 2000 रुपए। कितने? 2000 मान लेता हूं कि 2000 रुपए तनख्वाह थी आज से 35 साल पहले। आज जिस व्यक्ति की 2000 रुपए तनख्वाह थी, उसकी वर्तमान में तनख्वाह 1.25 लाख से कम नहीं है। मैं लाख रुपए मान लेता हूं। कितने मानता हूं? 1 लाख। अब यदि आप गणित के टीचर है ना, तो मुझे ये बता दें कि कितने गुना बढ़ी है? हैं? कितने गुना? 50 गुना। अच्छा, मुझे बताओ, आज आपकी तनख्वाह 75,000 हो रही है। कितनी हो रही है? 75,000। इसको 50 से गुणा करो, देखे हैं? 50 गुना बढ़ाओ इसको। कितनी? हैं? कितनी? एक जना बताओ कोई। 37,50,000। कितनी? 37। हम कुछ तो समझे नहीं, कुछ तो पहुंचे 3,75,000 तक, क्योंकि सोच ही उतनी है। 37 लाख रुपए। और आपको बता देता हूं पेंशन कितनी मिलती है। पेंशन मिलती है अंतिम महीने की जो तनख्वाह होती है ना, उसकी आधी। जो अंतिम महीने की आपकी पेमेंट होगी उसकी आधी। इसकी आधी कितनी होगी? 18.5 लाख। मैंने 10 लाख कम कर दिए।
8 लाख ही बताइए मैंने। पेंशन कितनी होगी? 18.5 लाख। इन परिस्थितियों से बचने के लिए 300 स्कूलों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? इन स्थितियों से बचने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्लस्टर बना के निजीकरण ला रही है। अब आप सोच लेना आपको क्या चाहिए। अभी तो आपके पास अवसर है, हो सकता है आने वाले 4-5 साल बाद में ये अवसर सारे खत्म हो जाए, लेकिन एक बार जो ज्वाइन कर ली, जिसने एग्रीमेंट कर लिया ना, उसको तो जीवन भर यही चलना है। अब नींद लो या पढ़ो, अब आपकी मर्जी है। चलो आ जाइए, वापस इधर लौट आइए, कोई बात नहीं। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्रमोशन हो ही गए। प्रमोशन के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, आगे पोस्ट खाली होने पर होता है। ये फिक्स तय है कि आगे पोस्ट खाली होने पर। एक बात का थोड़ा और ध्यान रख लेना, ये जो अध्यापक होता है ना, इस अध्यापक को आपको अधीनस्थ बोर्ड जिस हिसाब से रैंक आएगी ना आपकी, उस रैंक के आधार पर आपसे जिले मांगे जाएंगे चॉइस के आधार पर, और उस रैंक के आधार पर आपको जिला अलॉट होगा। आपको जिला अलॉट हो गया, अब आप उस जिले के कर्मचारी है, आपको इस जिले के कर्मचारी, उस जिले में आप लोग कहीं भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस जिले से यदि आप लोग दूसरे जिले में ट्रांसफर करवाते हैं तो आपकी सीनियरिटी शून्य हो जाएगी, वरिष्ठता 0 हो जाएगी। सीनियरिटी शून्य का मतलब क्या हुआ? आपकी नौकरी उस दिन से गिनी जाएगी उस जिले में, जिस दिन आपने उस जिले में आके ज्वाइन किया है। पहली बात तो देखो, मास्टर का ट्रांसफर होना, तृतीय श्रेणी अध्यापक का ट्रांसफर होना असंभव है। फिर दूसरी बात, संभव हुआ तो 10 साल से पहले नहीं है। नौकरी लग गए 10-10 साल, 15-15 साल तक ट्रांसफर नहीं होता है। आपको पता है आजकल आप दिलावर जी के बयान सुनते हैं कि बोले तृतीय श्रेणी अध्यापकों में कौन से ट्रांसफर होते हैं? होते ही नहीं है। और सही भी करें, वो गलत नहीं करें, वो ट्रांसफर होता ही नहीं है। वो तो केवल एक जिले का कार्मिक होता है, अपने जिले में कहीं भी जा सकता है वो। यदि मान लो एक जोधपुर का लड़का है, जैसलमेर में नौकरी लग गया और 15 साल वहां नौकरी कर ली, उसके बाद यहां आके वापस जोधपुर में ट्रांसफर करवाया है, तो उसकी सीनियरिटी जोधपुर में आज से गिनी जाएगी। उससे 1 साल पहले, उससे 15 साल छोटा लड़का जोधपुर में नौकरी लगा है, उसकी सीनियरिटी ज्यादा होगी। जब भी जोधपुर में ट्रांसफर प्रमोशन होंगे ना, तो उस लड़के का प्रमोशन पहले होगा, आपका प्रमोशन बाद में होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका उपाय है कि चिन्ह सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मेरिट से 5 नंबर ज्यादा लेकर आने हैं, आपको अपनी पसंद का जिला मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिला पसंद का मिल जाएगा तो ट्रांसफर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरना यदि ऐसी स्थितियां रही, 15 साल दूसरी जगह नौकरी करके यहाँ आए, तो अब 15-20 साल में वैसे ही प्रमोशन नहीं होना है, तो जब रिटायरमेंट होंगे तो आपके पोते कार्ड बांटेंगे और ये कहेंगे मेरा दादा तृतीय श्रेणी अध्यापक से रिटायर हो रहा है। इसका मतलब दादा ने जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं की है, यही है। अच्छा, आपको अभी तो कई बार ये भी तो लगता है ना, आपको अभी तो ये लगता है कि सर एक बार नौकरी लगा दो, नौकरी लग जाए एक बार, चाहे भले पाकिस्तानी ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल जाए। हम तो अभी इस स्थिति में हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ, नौकरी लगने के 2-3 महीने में वो खुमारी उतर जाती है नौकरी वाली। फिर घर याद आता है, अपने को लगता है कि हम ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, फिर घर याद आता है, फिर सोचते हैं सीनियरिटी गई भाड़ में, अपने तो चल, और कहाँ? घर के पास चलना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा पढ़ लेना थोड़ा सा। ग्रेड 2 वाला जो अध्यापक होता है ना, इसको जोन मिलता है, एक संभाग मिलता है नंबरों के आधार पर। यदि ये ग्रेड 2 वाला संभाग में कहीं भी ट्रांसफर करवाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही एक संभाग छोड़ के दूसरे संभाग में जाता है, इसके साथ वही होगा जो हमने जिला छोड़ा था, सीनियरिटी 0 हो जाएगी। ग्रेड 1 वाला जो होता है ना, ये पूरे राज्य का कार्मिक अधिकारी होता है, पूरे राज्य का होता है, इसलिए ये राज्य में कहीं भी ट्रांसफर करवाएगा तो इसकी सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको पता है बहुत सारे लेक्चरर जो होते हैं ना, उनके नाम के आगे आपने देखा होगा RES लिखा होता है। क्या लिखा होता है? RES। और आपको पता है अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं लगता है कि ये RES और RS में कोई अंतर होता है क्या। तो अपने को पता है जब इस स्तर तक है, क्या गाँव में लोगों को पता है क्या RES और RS क्या है?
उनको तो लगता है देखो कितना मजा आता है। एक तो है आरएस एसडीएम, वो तो कोष्टक में लिख रहा है आरएस। एक लेक्चरर है वो लिख रहा है आरईएस। आरईएस का मतलब होता है राजस्थान एजुकेशन सर्विसेज, राजस्थान एजुकेशन। और इससे ऊपर वाले जितने भी लोग होंगे ना वो सब आरईएस होंगे। लेकिन ज्यादा मजा उसको आता है जो सबसे छोटा होता है, जो उसको जब मिलता है आरईएस। अब किसी को पता नहीं होता है, हालांकि लगाने को ये भी लगा सकता है जेडीएस, मतलब जोन एजुकेशन सर्विसेज। लगाने को आप भी जब अपनी आईडी बनाओ तो लगा देना डीईएस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सर्विसेज, जिला शिक्षा सेवा के कर्मचारी या आप अधिकारी है। लेकिन डीईएस जैसी कोई और पोस्ट नहीं होती, इसलिए लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, ध्यान नहीं देते हैं। इसमें मजा आता है आरईएस और आरएस। पिछले ग्रेड 3 जब पेपर हुआ था ना, तो पिछले ग्रेड 3 में एग्जाम से 2-1 महीने पहले मैंने एक उत्कर्ष से स्कूल मैनेजमेंट की बुक लॉन्च की थी। तो उसमें मैंने कोष्टक में नाम के आगे लिख दिया था आरईएस। मेरे गांव वाले को अरे यार तू आरईएस बन गया। मैंने कहा हाँ मतलब बताया ही नहीं यार, कब बन गया? मैंने कहा कभी बन गया था मैं तो। अब उनको कौन समझाए इस बात को कि आरईएस अलग चीज होती है और आरएस अलग होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। खैर आप यहां तक प्रमोशन से आ जाएंगे और यहां तक आप डायरेक्ट भर्ती से भी आ सकते हैं। इन तीनों में से कोई सी भी भर्ती चूज कर सकते हैं। अब आप बन जाएंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में रहेंगे तो प्रिंसिपल में तो आपको पता है कोई तोल ही नहीं है। कितना है? बोरियां भर भर के। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक एसडीएम जो होता है ना, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कितना बड़ा होता है? उस एसडीएम का ग्रेड पे 5400 होता है। कितना होता है? 5400। एक आरटीएस होता है ना, तहसीलदार, तहसीलदार उसका ग्रेड पे जब वो आरटीएस लगता है तो उसका ग्रेड पे 4200 होता है। और इसके अलावा जितने भी आरएस में जो अधीनस्थ सबऑर्डिनेट सर्विस होती है ना, उन सब में लगभग 27-28 प्रकार की सर्विस में 3600 पे ग्रेड होता है। आप सोच सकते हैं। एक एडीएम होता है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिले में एक ही होता है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उसका ग्रेड पे होता है 6600। आप देख रहे हो कितना पैसा सरकार दे रही है। तो इतना पैसा आपको मिलने वाला है ये नौकरी लगने के बाद, और ये आराम से प्रमोशन हो ही जाएगा। अब जब प्रिंसिपल बन जाओगे और आपका फिर प्रमोशन होगा तो आप लोग बनेंगे डीईओ। क्या बनेंगे? याद करना है इसको, डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी। वेरी गुड, जिला शिक्षा अधिकारी। जब जिला शिक्षा अधिकारी बन जाओगे और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा ना, तब आप लोग बनेंगे डीडी, डेप्यूटी डायरेक्टर, मतलब उप निदेशक। क्या बनेंगे? उप निदेशक। जब डीडी आप बन जाएंगे ना, उसके 2-4 साल बाद में और प्रमोशन आपका होगा ना, तब आप लोग बन जाएंगे जेडी, मतलब जॉइंट डायरेक्टर, मतलब संयुक्त निदेशक। क्या? जेडी। जेडी बनने के लिए एडी से चोटी का जोर लगाना पड़ता है। जेडी मतलब आगे कुछ नहीं करना है, अभी नौकरी लगना है। रैंक अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रैंक अच्छी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, जेडी के बाद जब आपका प्रमोशन होता है ना, तब आप बनते हैं एडी, मतलब एडिशनल डायरेक्टर, मतलब अतिरिक्त निदेशक। क्या है? अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर। और एडी के ऊपर काली भींत होती है, एडी के ऊपर कुछ नहीं है, इतना ही प्रमोशन है। ये लास्ट प्रमोशन है शिक्षा विभाग में। इसके ऊपर जो होता है ना, वो डायरेक्टर होता है, निदेशक, और वो एक आईएएस होता है। वो क्या होता है? इसका मतलब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, केवल एक उस निदेशक को छोड़ दिया जाए तो शिक्षा विभाग में जितने भी अधिकारी है वो सारे के सारे यही होते हैं जो प्रमोटेड अधिकारी होते हैं। इनकी कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं होती है, ये केवल प्रमोट होके जाएंगे। केवल क्या होके जाएंगे? प्रमोट। कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं। और एक भी अधिकारी हम लोग बाहर से उधार नहीं लाते हैं, कोई आरएस, कोई आईएएस, केवल एक डायरेक्टर को लेकर आते हैं। उसके अलावा सारे अधिकारी अपने होंगे। और कईयों को तो ये लग रहा होगा कि यार ये थोड़ी बन सकते हैं हम। लग रहा है क्या आपको कि यार ये इतने थोड़ी जा सकते हैं हम? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वर्तमान में अपने पास एडिशनल डायरेक्टर की 3 पोस्ट है राजस्थान में पूरे में ही, और एक खाली है और 2 भरी हुई है। जो 2 एडिशनल डायरेक्टर है ना, उनमें से एक तृतीय श्रेणी अध्यापक रहा है 7 साल तक।
अब आप समझ लो कहाँ से जाते हैं और दूसरा आएगा कहाँ से? दूसरा आएगा कहाँ? प्रमोशन यहीं से होगा, प्रमोट यहीं से होता है। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है अपने को, यहीं तक सीमित नहीं रह जाना है। रैंक अच्छी लेकर आनी है, रैंक से प्रमोशन होता है। प्रमोशन किससे होगा? रैंक से होगा, ध्यान रह जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको फ्लैशबैक में मुझे और ले जाना पड़ेगा, लेकिन फ्लैशबैक में तो कैसे ले जाऊंगा? चलो एक बार तो आप है ना यहीं पर नीचे ये लिख लेंगे, ये सारणी बना लेंगे आप, ताकि आपके काम आएगा। ये काम नहीं आएगा मैं पूछूंगा, एग्जाम में आएगा। मतलब प्रिंसिपल से डीओ, डीओ से डीडी, डीडी से जेडी और जेडी से एडी, ये तो याद रह ही जाएगा। ये सारणी जरूरी है, ये प्रमोशन वाली सारणी बना लो, सिर्फ नीचे कोष्टक में लिख लो। मतलब या कोई बॉक्स बना लो और उसके ऊपर लिख लो ये भी जाने। हाँ जरूरी है ये जरूरी है। एक मुझे पूछ रहे हैं कि सर वाइस प्रिंसिपल भी तो होती है, पोस्ट होती है, लेकिन मैं समझाऊंगा। बीच में एक एचएम की पोस्ट और होती है, एक वरिष्ठ व्याख्याता की होती है, लेकिन अभी समझाने के लिए उपयुक्त समय नहीं है। बताऊंगा बेटा। सर एडी का नाम बताओ, क्यों क्या करोगे? एडी को ब्लैकमेल करोगे क्या? हाँ नहीं बनता है। सीबीओ पोस्ट है, रैंक नहीं है। सीबीओ तो हमने पोस्ट बनाई है, वो भी 2018 में, रैंक नहीं है। रैंक यही है, तभी मैं आगे समझाऊंगा। अभी अभी हमने पूरी चीज़ें नहीं समझी है। आप लोग अभी इसको लिख लेना, और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और प्रियदर्शक को। थैंक यू। हाँ